आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, उसे शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा एक बात सोचें। एक नई जीवन रक्षक दवा आखिर बनती कैसे है? मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के दिमाग में ना वो फिल्मों वाली एक अत्याधुनिक, शांत और एकदम साफ सुथरी सी लैब की तस्वीर आती होगी। बिल्कुल, मेरे दिमाग में भी पहले वही आता था। लेकिन असलियत में ये जो फार्मास्यूटिकल आउटसोर्सिंग की दुनिया है ना, ये अक्सर एक बहुत ही अस्त-व्यस्त सी ग्लोबल रिले रेस की तरह होती है। हाँ, वो रिले रेस वाली बात एकदम सटीक है। मतलब एक टीम अमेरिका में बैठकर किसी मॉलिक्यूल की खोज करती है और फिर वो अपनी उस रिसर्च के कागजात यूरोप की किसी दूसरी टीम को पकड़ा देते हैं ताकि उसे आगे डेवलप किया जा सके। सही कहा। और उसके बाद उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो पूरा का पूरा फॉर्मूला एशिया भेज दिया जाता है ना? तो इस पूरी दौड़ में सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो बैटन का बार बार गिरना। हर बार जब प्रोजेक्ट एक टीम से दूसरी टीम के पास जाता है, अब बहुत सारा समय बर्बाद होता है, डेटा खोने का डर रहता है और लागत तो खैर आसमान छूने ही लगते हैं। एकदम सही। तो आज के इस डीप डाइव में हम द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट, R&D वर्ल्ड के एक बहुत ही शानदार इंटरव्यू और टिकर टेप, ट्रेंड लाइन और ICRA के वित्तीय डेटा का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। और हमारा फोकस एक ऐसी कंपनी पर है जिसने इस पूरी रिले रेस के नियम ही बदल कर रख दिए हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सी लाइफ साइंसेज की। एक ऐसी कंपनी जिसने फैसला किया कि भाई इस बैटन को धावक के हाथ में ही चिपका दिया जाए। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि 1999 में शुरू हुआ ये एक छोटा सा स्टार्टअप आज एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध ग्लोबल CRDMO पावर हाउस बन चुका है। हाँ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। देखिए, आज के समय में हर दूसरी CRDMO कंपनी खुद को इंटीग्रेटेड या एकीकृत होने का दावा करती है, लेकिन ज्यादातर के लिए ये सिर्फ ब्रोशर में छापने वाला एक मार्केटिंग का शब्द है। हाँ, जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। एकदम। लेकिन सही लाइफ साइंसेज ने वास्तव में डिस्कवरी, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को एक ही छत के नीचे लाकर एक बड़ी मिसाल कायम की है। और बाजार उनकी इस रणनीति का किस तरह स्वागत कर रहा है ना, ये उनके दिसंबर 2024 के IPO से बिल्कुल साफ हो जाता है। श्रोताओं को शायद हैरानी हो, उनका IPO 10.27 गुना सब्सक्राइब हुआ था। बाप रे! मतलब निवेशक किसी भी कंपनी पर ऐसे ही तो पैसा नहीं लुटाते। वही तो। जब मैं टिकर टेप के आंकड़े देख रहा था तो वित्तीय वर्ष 2025 में उनका रेवेन्यू 1695 करोड़ रुपए था, जो करीब 16% की ठोस वृद्धि है। और शायद FY 26 की पहली छमाही में ही उन्होंने 1034 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। बिल्कुल, एकदम सही। और आज दुनिया की जो टॉप 25 फार्मा कंपनियां हैं ना, उनमें से 18 उनके पक्के ग्राहक हैं। उनके पास फिलहाल 30 कमर्शियल मॉलिक्यूल्स हैं। ये आंकड़े वाकई बहुत मजबूत हैं। लेकिन एक सेकंड, मुझे यहाँ एक बात थोड़ी खटक रही है। 25% का EBITDA मार्जिन, मतलब फार्मा आउटसोर्सिंग के बिजनेस में जहाँ हर कोई कम से कम कीमत देकर कॉन्ट्रैक्ट हथियाना चाहता है, वहाँ कोई इतना भारी मुनाफा कैसे बनाए रख सकता है? यहीं पर तो उनके इंटीग्रेटेड मॉडल का असली जादू समझ में आता है। देखिए, EBITDA मार्जिन इतना ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि वो ग्राहकों से जरूरत से ज्यादा पैसे ऐंठ रहे हैं। तो फिर राज क्या है? राज ये है कि वो ग्राहक को कहीं और जाने का मौका ही नहीं देते। इसे इंडस्ट्री की भाषा में हिट टू IND से लेकर कमर्शियल उत्पादन तक का सफर कहते हैं। अच्छा, थोड़ा रुकिए। श्रोताओं के लिए इस हिट टू IND को जरा आसान भाषा में समझाते हैं। जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब हुआ? जरूर। देखिए, हिट का मतलब है जब किसी वैज्ञानिक को लाखों केमिकल्स के बीच कोई सिर्फ एक ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाता है जो किसी बीमारी पर असर कर सकता है। मतलब भूसे के ढेर में सुई मिलने जैसा। जूरी मांगते हैं। समझ गया। तो आमतौर पर कोई फार्मा कंपनी हिट खोजने के लिए किसी एक कंपनी को काम देती है और फिर IND तक पहुंचाने के लिए उसे किसी दूसरी कंपनी के पास ले जाती है। हाँ, वही रिले रेस वाला सिस्टम। सही कहा। लेकिन सही लाइफ साइंसेज अपने क्लाइंट से कहती हैं, आप अपना शुरुआती आइडिया बस हमें दीजिए, हम उसकी खोज करेंगे, हम ही उसे इंसानों पर ट्रायल के लायक बनाएंगे, और जब वो दवा पास हो जाएगी तो हम ही अपनी फैक्ट्रियों में उसका टनों में उत्पादन भी करेंगे। क्या बात है? एकदम। तो जब किसी ग्राहक को ये पूरी यात्रा एक ही जगह मिल जाती है तो उसे अपना काम बार बार शिफ्ट नहीं करना पड़ता। इसी से उनका रिटेंशन रेट बढ़ता है और मार्जिन इतना मजबूत होता है। तो मतलब ये सिर्फ किसी अच्छे सेल्स पिच का कमाल नहीं है,
बल्कि ये उस डेड टाइम या खाली समय को खत्म करने का नतीजा है जो प्रोजेक्ट को इधर-उधर शिफ्ट करने में बर्बाद होता था। बिल्कुल, और ये सब मुमकिन हो पाया है उनके एक बहुत ही विशाल और भौतिक ढांचे की वजह से। हाँ, और यहीं से हमारी कहानी हैदराबाद के उस मशहूर इनोवेशन कॉरिडोर की ओर मुड़ती है। मैंने R&D वर्ल्ड में डॉक्टर BVNBS शर्मा का वो विस्तृत इंटरव्यू पढ़ा था। उसमें इस कैंपस का जिक्र है। हाँ, हैदराबाद की जीनोम वैली में 12 एकड़ में फैला हुआ है। 4 लाख स्क्वायर फीट का स्पेस, मतलब ये कोई आम सी इमारत नहीं है। डॉक्टर शर्मा बता रहे थे कि कैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी जैसी अलग-अलग टीमें एक ही इनोवेशन कॉरिडोर में काम करती हैं। और यही बात इसे सबसे खास बनाती है। उन्होंने जानबूझकर ऐसी जगह बनाई है जहां वैज्ञानिक अपने प्रोजेक्ट्स को अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में हैंड ऑफ न करें। मतलब वो बस कॉरिडोर के उस पार चलकर जाते हैं और काम हो जाता है। बिल्कुल। क्या हम इसे एक ओपन किचन रेस्टोरेंट की तरह देख सकते हैं? मान लीजिए आम फार्मा कंपनियों का काम ऐसा है कि शेफ किसी और शहर में खाना बनाता है, फिर उसे पैक करके किसी दूसरे शहर में बैठे फूड टेस्टर को भेजता है। हाँ, जब तक डब्बा पहुंचता है डिश ठंडी हो चुकी होती है। हाँ, और स्वाद भी बदल जाता है ना? लेकिन साई के इस इनोवेशन कॉरिडोर में खाना पकाने वाला शेफ और मेन्यू डिजाइन करने वाला सब बिना किसी दीवार के एक साथ खड़े हैं, ताकि कुछ भी मिस ना हो। ये उपमा बहुत बढ़िया है। अगर हम इसे विज्ञान के बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें ना, तो फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में समय ही पैसा है। बिल्कुल। अगर शेफ और टेस्टर एक साथ खड़े हैं, तो जब शेफ सूप में नमक डालता है, टेस्टर तुरंत चख कर बता सकता है कि भाई नमक थोड़ा कम है। मतलब तुरंत फीडबैक। हाँ, और इस फीडबैक की कीमत करोड़ों में होती है। जब एक मेडिसिनल केमिस्ट कोई नया कंपाउंड बनाता है, तो वो उसी कॉरिडोर के पार जाकर बायोलॉजिस्ट को दे देता है। और बायोलॉजिस्ट उसी दिन उसे टेस्ट करके बता सकता है कि ये काम कर रहा है या नहीं। एकदम सही। जो फैसले लेने में पहले हफ्तों का समय लगता था, ढेरों ईमेल लिखे जाते थे, वो अब कुछ घंटों की आमने सामने की बातचीत में हो जाते हैं। ये तो गजब है। और इसके साथ ही वो जिस तरह की हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो भी एकदम साइंस फिक्शन जैसी लगती है। 250 फ्यूम हुड्स के साथ 24 केमिस्ट्री लैब तो हैं ही। लेकिन उनके यहाँ दो चीजें सबसे ज्यादा चर्चा में रहती हैं, फ्लो केमिस्ट्री और हाई थ्रूपुट एक्सपेरिमेंटेशन यानी HTE। हाँ, HTE। अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो इसका मतलब है कि एक-एक करके प्रयोग करने के बजाय एक साथ ढेरों प्रयोग करना। बिल्कुल, समानांतर तरीके से। क्या हम इसकी तुलना बेकिंग से कर सकते हैं? जैसे अगर मुझे एक परफेक्ट केक की रेसिपी चाहिए, तो मैं 50 अलग-अलग केक एक के बाद एक ओवन में नहीं डालूंगा। तो आप क्या करेंगे? मैं एक बड़ी सी मफिन ट्रे लूंगा और 50 अलग-अलग मिश्रण एक ही बार में ओवन में डाल दूंगा। बहुत सही। आप कम समय में बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ टेस्ट कर रहे हैं। जो काम हफ्तों में होता था, वो अब कुछ दिनों में हो रहा है। और फ्लो केमिस्ट्री का क्या फंडा है? फ्लो केमिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। पुरानी व्यवस्था ना बैच मैन्युफैक्चरिंग की होती थी, जिसे आप बाल्टियों में पानी भरने जैसा समझ सकते हैं। एक बाल्टी भरी, फिर दूसरी लगाई। काफी समय लगता होगा इसमें। बहुत ज्यादा। लेकिन फ्लो केमिस्ट्री एक लगातार बहने वाले नल की तरह है। केमिकल्स एक ट्यूब के जरिए लगातार बहते हैं और रिएक्शन बिना रुके होता रहता है। ये ज्यादा सुरक्षित भी है और शुद्ध भी। वाह, ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे हैदराबाद का ये कैंपस अपने आप में एक परफेक्ट मशीन की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी उलझन हो रही है। अगर सब कुछ इसी एक छत के नीचे होने से इतना फायदा हो रहा है, तो फिर सही लाइफ साइंसेज ने बॉस्टन के वॉटरटाउन में और यूके के मैनचेस्टर में अपनी लैब्स क्यों बनाई हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है ना? मतलब ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि दीवारें मत रखो, और दूसरी तरफ कंपनी दुनिया के अलग-अलग कोनों में प्रोजेक्ट्स बांट रही है। अलग-अलग टाइम जोन और संस्कृतियों के बीच ये सीमलेस ट्रांसफर आखिर मुमकिन कैसे? इसमें रुकावटें नहीं आती? यहीं पर साई लाइफ साइंसेज की लीडरशिप की असली समझदारी दिखती है। उन्होंने बोस्टन और मैनचेस्टर को इसलिए नहीं चुना क्योंकि उन्हें अपना काम फैलाना था। तो फिर क्यों चुना? क्योंकि ये जगह है दुनिया में फार्मा इनोवेशन के सबसे बड़े केंद्र हैं। वॉटरटाउन में उनकी एक्सप्लोरेटरी बायोलॉजी लैब है और मैनचेस्टर में प्रोसेस R&D लैब। अच्छा, मतलब बेहतरीन वैज्ञानिक प्रतिभाओं तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल, वहां होने से उन्हें पश्चिमी ग्राहकों के करीब रहने का मौका मिलता है। और आपका सवाल कि ये ट्रांसफर सीमलेस कैसे होता है, उसका जवाब उनके टेक ट्रांसफर मॉडल में छिपा है। टेक ट्रांसफर थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? देखिए, लीडरशिप को क्षेत्रीय स्तर पर नहीं
बल्कि वैश्विक स्तर पर बांटा गया है। आमतौर पर जब मैनचेस्टर की लैब से कोई रासायनिक प्रक्रिया हैदराबाद भेजी जाती है तो वो अक्सर फेल हो जाती है। क्यों? हवा पानी का फर्क। हाँ, मैनचेस्टर की हवा का दबाव अलग है, नमी अलग है और मशीन का कैलिब्रेशन भी शायद अलग हो। तो सही ने क्या किया, उन्होंने मैनचेस्टर और हैदराबाद की टीमों को एक ही एसओपी पर ला दिया। मतलब दोनों लैब्स एक दूसरे का क्लोन है। एकदम, दोनों जगह टीमें एक ही तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं और सबसे बड़ी बात, उनका इलेक्ट्रॉनिक लैब नोटबुक सिस्टम जैसे EQMS और लिम्स। अच्छा, तो सब कुछ क्लाउड पर शेयर होता है। हाँ, जब मैनचेस्टर में कोई प्रक्रिया विकसित होती है तो हैदराबाद की टीम उसे बिल्कुल उसी ढांचे में आगे बढ़ाती है, शून्य से शुरुआत नहीं करनी पड़ती। ये तो वाकई कमाल का तालमेल है। और शायद नई तकनीकों और इसी वैश्विक तालमेल के कारण कंपनियां पेप्टाइड्स और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जैसी बेहद जटिल दवाओं में भी कदम रख रही है। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम है। अक्टूबर 2025 में उनका नया CMC प्रोसेस R&D सेंटर शुरू हुआ था, जो सितंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। श्रोताओं को ये जानना जरूरी है कि ये जो जटिल दवाएं हैं ना, ये आम एस्पिरिन जैसी नहीं होती हैं। ये बहुत बड़े और नाजुक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें बनाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आम ईंटों के घर की बजाय लेगो ब्लॉक्स के एक 100 मंजिला इमारत बनाना, जहाँ एक भी ब्लॉक गलत लगा तो पूरी इमारत धड़ाम। बिल्कुल सही उपमा है। और इन दवाओं की मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। लेकिन एक बात है, इन सबके संचालन और विस्तार के लिए सिर्फ लैब काफी नहीं है। बड़े पैमाने पर इंसानी दिमाग और बुनियादी ढांचे की भी जरूरत पड़ेगी। और यहीं से कहानी का सबसे आक्रामक हिस्सा शुरू होता है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी 700 से अधिक नए वैज्ञानिकों और पेशेवरों की भर्ती करने जा रही है। 700? मतलब ये तो उनके कुल कर्मचारियों में लगभग 20% की भारी वृद्धि है। हाँ, और सिर्फ लोग ही नहीं, 2026 तक वो अपनी रिएक्टर क्षमता को 700 KL से बढ़ाकर 1150 KL करने वाले हैं, यानी क्षमता लगभग दोगुनी। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब कोई कंपनी अपनी क्षमता रातों रात दोगुनी क्यों करेगी? मुझे लगता है ये सिर्फ एक कंपनी के विकास की कहानी नहीं है। तो आपको क्या लगता है? ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन रीबैलेंसिंग है। दुनिया भर की फार्मा कंपनियां अब चीन से भारत की ओर शिफ्ट हो रही हैं। वो चीन का विकल्प तलाश रही हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे हम बड़े मैक्रो ट्रेंड्स के रूप में देख सकते हैं और इसमें US बायोसिक्योर एक्ट का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, अमेरिका अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। बिल्कुल, अमेरिका और पश्चिमी देश सतर्क हो गए हैं और भारत का जो टैलेंट पूल है, सही जैसी कंपनियां उसका पूरा लाभ उठा रही हैं। लेकिन देखिए, विस्थान तो शानदार है। हाँ? पर ICRA की रेटिंग रिपोर्ट में मैंने पढ़ा था, उन्होंने कंपनी को ICRA स्टेबल रेटिंग दी है, जो अच्छी है। पर कुछ जोखिम भी तो हैं। हाँ, जोखिम तो हमेशा होते हैं। जैसे इतनी तेजी से क्षमता बढ़ाना, मतलब मैसिव कैपेक्स, भारी पूंजी लग रही है। क्या कम समय में इससे वित्तीय दबाव या मार्जिन में उतार चढ़ाव नहीं आ सकता? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। जब आप इतना बड़ा कैपेक्स करते हैं तो मार्जिन पर दबाव आना स्वाभाविक है और भू राजनीतिक तनाव भी एक फैक्टर है। हाँ, जैसे मध्य पूर्व का तनाव, वहाँ कुछ भी होता है तो लॉजिस्टिक्स और इनपुट लागत बढ़ जाती है। बिल्कुल, लेकिन साई लाइफ साइंसेज ने एक बहुत समझदारी का काम किया है। IPO से जो पैसा मिला ना, उन्होंने उससे अपना भारी कर्ज चुका दिया है। ओहो, मतलब बैलेंस शीट साफ कर ली। हाँ, और इस वजह से कंपनी अब इन झटकों को सहने की बहुत ही मजबूत स्थिति में है। तो अगर मैं पूरी चर्चा का सार निकालूं तो श्रोताओं, हमने देखा कि कैसे एक बेहतरीन भौतिक संरचना यानी इनोवेशन कॉरिडोर और सटीक वैश्विक तालमेल, हाँ, और उसके साथ ग्लोबल भू राजनीतिक बदलावों का सही समय पर फायदा उठाने से 1999 का एक स्टार्टअप आज 26,690 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाला दिग्गज बन गया है। ये ज्ञान को लागू करने और सही समय पर सही रणनीति अपनाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो अब इस सब का क्या मतलब है? आज की चर्चा से ये तो साफ है कि साई की सफलता का बड़ा राज उनका भौतिक इनोवेशन कॉरिडोर है, जहां वैज्ञानिक एक साथ बैठकर काम करते हैं, आमने सामने। हाँ, लेकिन श्रोताओं जरा सोचिए, भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल सिमुलेशन पूरी तरह से ड्रग डिस्कवरी पर हावी हो जाएंगे, क्या तब भी वैज्ञानिकों का शारीरिक रूप से एक ही छत के नीचे होना इतना ही मायने रखेगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? या फिर भविष्य का इनोवेशन कॉरिडोर पूरी तरह से वर्चुअल हो जाएगा?
इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही।